Hello students, welcome back to our second lecture of a coordination compound. Students, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में हम वार्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम वार्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमें आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं एंड जो हमारे और सॉलिड स्टेट में डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में तो डिजोल्व होते ही होते, सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते ही होते हैं, लेकिन वो अगर डबल सॉल्ट को मैं पानी में डालूंगा तो उसका 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनाइजेशन होगा, मतलब कि सॉरी आयोनाइजेशन नहीं डिसोसिएशन होगा, लेकिन 100% डिसोसिएशन होने वाला नहीं है। 100% डिसोसिएशन नहीं होता, उस कंपाउंड को हमने बोला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वार्नर्स थियरी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारे अल्फ्रेड वर्नर है, ठीक है, हमारे जो अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट जो है, उसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। क्या बताया? अल्फ्रेड वर्नर जो हमारे साइंटिस्ट थे, उसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया था। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें किसने बताया था? अल्फ्रेड वर्नर ने। अल्फ्रेड वर्नर ने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था, उसको प्रिपेयर किया था, उसकी फिजिकल उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटेल में उसने स्टडी किया था, और उन सब स्टडी के बाद उन्होंने हमें एक थियरी दी जिसको हम वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। उस थियरी में वर्नर ने हमें पोस्टुलेट दे दिए कि वर्नर ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया था उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमें यहाँ पे पोस्टुलेट दे दिए गए हैं। हमारी बुक में 4 पोस्टुलेट्स है, मैं यहाँ पे आपको 3 डिस्कशन करने वाला हूँ। हमारी बुक में जो सेकंड और थर्ड है उसको मैंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो पूरा तो डिटेल में आ ही जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने कोई मिस नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने मर्ज कर दिया है। 2 पोस्टुलेट को मैंने साथ में मर्ज कर दिया है। ठीक है, ये जो थियरी हमें वर्नर ने 1893 में दी थी। 1893 में हमें ये थियरी दी थी, और इस थियरी को देने के लिए उसको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में वर्नर ने हमें बताया था। नेम क्या है पूरा? अल्फ्रेड वर्नर। पूरा डिटेल में उसने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसकी वजह से अल्फ्रेड वर्नर को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। मैंने यहाँ पे सभी के सभी पोस्टुलेट लिखे हुए हैं, और उन सभी पोस्टुलेट को यहाँ पे जो ये 3 एग्जाम्पल्स है उसकी मदद से, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली पोस्टुलेट में बताने वाला वर्नर ने हमें क्या बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो है मेटल हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। हमारे पास जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटम होगा उसके पास 2 तरीके की क्या होगी? वैलेंसी होने वाली है। फर्स्ट हम उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फर्स्ट को हम बोलने वाले हैं प्राइमरी, और सेकंड को हम बोलने वाले हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से। हमारी प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है। प्राइमरी वैलेंसी हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से सेटिस्फाइड होती है, जबकि हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से तो स्टेबिलाईज हो सकती है, लेकिन वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी स्टेबिलाईज हो सकती है। वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी स्टेबिलाईज हो सकती है। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइमरी वैलेंसी में कि प्राइमरी वैलेंसी आर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है, चार्ज है किस पे, तो मेटल के एटम पे। हमारे पास जो मेटल है उस मेटल पे जो चार्ज होगा वो हमारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। वो हमारी क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी है। दूसरा हमें बताया गया है कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या इंडिकेट करती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करने वाली है। किसका, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करने वाली है। हमारी प्राइमरी वैलेंसी क्या इंडिकेट करेगी, ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, मेटल आयन का। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल आयन का, वही हमारा चार्ज होगा मेटल एटम का, और वही हमारी होगी प्राइमरी वैलेंसी। वही हमारी क्या होने वाली है, प्राइमरी वैलेंसी। तो इस एग्जाम्पल के साथ मैं पहले प्राइमरी वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास COCl3.6NH3 है। क्या है हमारे पास, COCl3.6NH3। यहाँ पे मैं ढूंढना चाहता हूं प्राइमरी वैलेंसी, मुझे ढूंढना है प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। हमारा सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। कोबाल्ट पे जो चार्ज होगा या कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे, वही हमारा हो जाता है प्राइमरी वैलेंसी। वही हमारी क्या हो जाती है, प्राइमरी वैलेंसी। तो मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें ये जो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है उसका मुझे क्या ढूंढना है, चार्ज ढूंढना है या ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढनी है। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कोबाल्ट का अगर हमें ढूंढना है तो मैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। उसके बाद क्लोरीन -1 होता है, तो यहाँ पे क्योंकि 3 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे NH3 है, NH3 ये -1 होता है, ये -1 होता है। और जो ये NH3 है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। NH3 हमारा यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। वो क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से यहाँ पे आने वाला है 0 आ जाएगा। ओके, तो और पूरे का हमारे पास पता है कि क्या होता है, 0 होता है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। तो यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट का जो चार्ज मिला है वो क्या है, +3। कोबाल्ट हमारे पास यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोबाल्ट पे चार्ज जो है, मतलब कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो 3 है। वो कितना है हमारा, 3 है। तो यहाँ पे हमारी इस केस में प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे इस केस में प्राइमरी वैलेंसी हमारी कितनी होने वाली है, तो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाने वाली है, 3। समझ आया, कुछ नहीं कहना। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए। सेटिस्फाइड होती है नेगेटिवली आयच आयन से, ये पॉइंट मैं आगे डिस्कशन करूंगा। सेकंड पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं, तो हमें सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज ढूंढ लो या उसी मेटल के आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लो। तो कैसे ढूंढनी है वो तो हमने 10th और 11th में बहुत बेसिक है, ये तो पढ़ा ही था कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ढूंढा तो मुझे पता चला हमारा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है और उसकी प्राइमरी वैलेंसी है 3। उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 3। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या बताई है यहाँ पे कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो किससे सेटिस्फाइड होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दोनों से भी सेटिस्फाइड हो सकती है। मतलब सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन भी होगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो इंडिकेट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या इंडिकेट करती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, मेटल एटम का। मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करती है, वो इंडिकेट करती है और फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के लिए क्या होता है, तो फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के लिए क्या होता है, तो फिक्स होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मेटल के लिए फिक्स होता है। सेकंड थिंग है कि लोन पे डोनेट, मतलब कि लिगैंड ने जो लोन पे डोनेट की होती है,
ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? तो जो लिगेंड है हमारा, उस लिगेंड ने जो लोन पे डोनेट की होती है उसके इक्वल क्या होता है? तो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है। यहाँ पे लिगेंड का मतलब क्या है? लोन पे तो आपको पता होगा, पर लिगेंड का मतलब क्या है वो इसी लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में आएगा, मैं तब डिस्कशन करूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी वैलेंसी कैसे हम ढूंढ सकते हैं। अभी जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो सिर्फ क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी हम कैसे ढूंढ सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी 3 होती है, वो हमने ढूंढ ली। यहाँ पे अब क्या बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट करती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास COCl3 हमारे पास है। तो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर लिखना चाहूं, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम है इसलिए बीच में लिख दिया कोबाल्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा? कोबाल्ट। उसके बाद बोला है कि प्राइमरी वैलेंसी 3 है, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी 3 है। तो अगर इसको मैं इस पॉइंट को ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है उसको मुझे अगर समझाना है इसके एग्जांपल की मदद से, अगर प्राइमरी वैलेंसी 3 है और जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन तो Cl है। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कौन है? Cl। NH3 तो न्यूट्रल निकाल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। NH3 क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होने वाली है, तीनों की तीनों प्राइमरी वैलेंसी Cl से सेटिस्फाइड होने वाली है, तीनों की तीनों Cl से सेटिस्फाइड होने वाली है। और हमारी सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होने वाली है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होने वाली है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो सकती है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, या दोनों से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दोनों से भी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो सकती है? सेटिस्फाइड हो सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 है, और हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयन भी सिर्फ 3 है। Cl-1 होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है वो -1 होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगी? तो हमें यहाँ पे पता चल गया है Cl- से वो सेटिस्फाइड होने वाली है। अब वह क्या गया है? तो हमारे पास अमोनिया। अमोनिया कितना है हमारे पास? तो 6 मोल ऑफ अमोनिया है। 6 एमोनिया, मतलब कि 6 एमोनिया किसके साथ बॉन्ड बनाया कि 6 एमोनिया ने किसके साथ बॉन्ड बनाया होगा? तो कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी आ जाती है 6। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? आ गई हमारी 6। सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या आ गई है? 6। ठीक है। और इसके बाद वाला जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जब थर्ड पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी जियोमेट्री जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, उसकी जियोमेट्री जो होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। यहाँ पे COCl3 6NH3 के केस में, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी की जो जियोमेट्री है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। वो क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। वो क्या होती है? तो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर में दिखाना है तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी से जो अमोनिया में कनेक्ट बॉन्ड बनाते हुए दिखाऊंगा उसको मैं ऑक्टाहेड्रल फॉर्म, मतलब कि उसकी स्पेस में जो अरेंजमेंट करूंगा वो ऑक्टाहेड्रल शेप जैसा होना चाहिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप जैसा होना चाहिए। ओके, प्राइमरी वैलेंसी से मैं यहाँ पे ढूंढने वाला हूँ, कनेक्ट बॉन्ड बनाने वाला हूँ सेकेंडरी वैलेंसी का। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी से कौन बॉन्डिंग करने वाला है कोबाल्ट के साथ? तो अमोनिया। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये NH3, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे NH3, और यहाँ पे भी NH3। ठीक है, और यहाँ पे ये NH3, और यहाँ पे NH3। NH3 से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये हमने जो डैश लाइन, सॉरी,
डैश लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को मैंने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है और प्राइमरी वैलेंसी को मैं डॉट से डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। डॉटेड लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट जो करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि डॉट में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, Cl Cl यहाँ पे Cl। यहाँ पे वापस से बता देता हूँ, प्राइमरी वैलेंसी को मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को मैंने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सेकेंडरी वैलेंसी हमारा थर्ड जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगा, सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से हमें हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता चलता है, मतलब कि शेप पता चलता है, ठीक है, जियोमेट्री पता चलती है। तो वो होती है ऑक्टाहेड्रल होती है इस केस में। इस केस में क्या होती है, तो वो ऑक्टाहेड्रल होती है। वो क्या होती है, तो ऑक्टाहेड्रल होती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो उसी तरीके से अब मैं ये सेकंड आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, और ज्योमेट्रिकल उसका शेप क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। एक और चीज यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या बताती है, इंडिकेट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है कोबाल्ट, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, तो 6 हो सकता है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। एंड कोऑर्डिनेशन इज फिक्स्ड फॉर मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो फिक्स होता है किसी भी मेटल के लिए। किसी भी मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे एक बात हमें पता चल गई, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कोबाल्ट क्या होता है, तो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट जो होता है वो क्या होता है, 6 होता है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो ये दो और एग्जाम्पल है, उसमें उन दोनों ही एग्जाम्पल में हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो तो 6 ही होगी, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है दोनों ही केसेस में तो कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। और वो किसी भी केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स होगा। तो इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6, ठीक है। सेकंड, अब हम ढूंढने वाले हैं क्या, तो अब हम ढूंढने वाले हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी यहाँ पे जो हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है उसमें सेंट्रल मेटल एटम का हमें चार्ज ढूंढना है। तो चार्ज ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे मान लेना है उसका है x, ठीक है। Cl होता है -1, एमोनिया होता है न्यूट्रल तो होता है 0, और पूरे का है 0। इसी वजह से यहाँ पे आ गया चार्ज आता है +3 आता है। इसी वजह से इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, सॉरी, चार्ज जो हो जाएगा वो +3 आ जाएगा। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें यहाँ पे पता चल गया है +3। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी आपकी हो जाती है +3। प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या हो जाती है, +3 हो जाती है। और इस केस में अगर मैं ढूंढता हूँ तो X3Cl -1 है, यहाँ -1 आएगा, +0 आएगा, और यहाँ पे पूरे का 0। तो इस केस में भी, ठीक है, इस केस में भी जो हमारा जो चार्ज आया है सेंट्रल मेटल एटम का वो आया है 3। तो आपका कोऑर्डिनेशन मतलब कि आपके कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। इसी वजह से उसकी भी प्राइमरी वैलेंसी आ गई +3। उसकी भी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या आ गई है, +3 आ चुकी है। उसकी भी प्राइमरी वैलेंसी क्या आ गई, +3। ओके, +3 आने के बाद अब हमारे दिमाग में हो गई कंफ्यूजन। क्यों, क्योंकि इस केस में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6, इस केस में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6, यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे तो चलो ठीक है, 6 अमोनिया थे तो उसको मैंने सेकेंडरी वैलेंसी से मुझे रिप्रेजेंट करना था, इसी वजह से मैंने डैश से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी वजह से मैंने उसको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी थी उसको मैंने डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है इस केस में क्या होगा, अब बात आती है इस केस में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम तो क्या होगा,
कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम दोनों ही केसेस में तो होने वाला है कोबाल्ट, दूसरा तो कोई आने वाला नहीं है। तो ये तो एक क्लियर है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो कोबाल्ट। चलो उसके बाद हम अगर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जाए, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई अगर मुझे करना है तो सेकेंडरी वैलेंसी को मैं कैसे सेटिस्फाइड कर सकता हूं? एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, तो इस केस में हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल कितना है, एमोनिया है, और वो कितने हैं, 5 है। तो पहले तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, रिप्रेजेंट कर दूंगा पहले इस हमारे स्ट्रक्चर में। उससे पहले भी हमें पता है कि सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या हमें रिप्रेजेंट करके देने वाली है, मतलब कि वो हमें क्या देने वाली है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, मैंने इसके आगे के लेक्चर में बताया था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हमें क्या मिलने वाला है, शेप, ज्योमेट्री हमें मिलने वाली है। तो इन दोनों ही केसेस में वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ऑक्टाहेड्रल ही होती है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि प्राइमरी वैलेंसी को जियोमेट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जियोमेट्री के साथ प्राइमरी वैलेंसी को ज्योमेट्री के साथ, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को कुछ लेना देना नहीं है। जो भी डिस्कशन करनी है वो हमें सेकेंडरी वैलेंसी के साथ करनी है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ये हो गई। तो अब जब मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो मुझे देखना है कि जो भी सेकेंडरी वैलेंसी से मैंने कनेक्ट होता हुआ बॉन्ड बनाता हुआ दिखाने वाला हूँ, वो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता हुआ हमें दिखना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हुए हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 अमोनिया है, तो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया, और यहाँ पे भी अमोनिया, ये 4 हो गया। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया अमोनिया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल शेप आपको पता होता है, एक प्लेन में 4 एटम होते हैं, और उसके प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दूसरा 2 एटम होते हैं। तो यहाँ पे ये 5 तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, जो क्या थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो क्या थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे एक Cl माइनस जो होगा, वो यहाँ पे आपको सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से कनेक्ट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हुए देखने को मिलने वाला है। क्या बताया मैंने कि हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है 6 यहाँ पे इस केस में। तो 5 अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो है, लेकिन अभी भी एक सेटिस्फाई करना बाकी है हमें। तो हम नेगेटिवली चार्ज आयन से भी कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया Cl माइनस से, यहाँ पे मैंने किससे कर दिया, Cl माइनस से। यहाँ पे डॉटेड डैश लाइन का मतलब है कि ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो अब बात आती है प्राइमरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी है 3, और हमारे पास अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बाकी कौन रह गए, हमारे पास Cl2, 2 Cl माइनस बाकी रह गए। तो उसको पहले मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। Cl माइनस से उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, अब बाकी रह जाते एक सिंगल, ठीक है। अब एक सिंगल प्राइमरी वैलेंसी अभी बाकी है, तो वो कैसे सेटिस्फाई होगी, तो वो जो ये Cl माइनस है उससे सेटिस्फाइड होगी। मतलब कि यहाँ पे एक Cl माइनस ऐसा है, इस केस में एक Cl माइनस ऐसा है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब कि डैश लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से कनेक्ट हुआ होता है। दोनों से क्या होता है, कनेक्ट हुआ होता है। दोनों से क्या हुआ होता है, तो कनेक्ट, मतलब कि दोनों से डैश लाइन एंड डॉटेड लाइन दोनों से वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब कि यहाँ पे एक Cl माइनस ऐसा होगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करने वाला है। एक Cl माइनस ऐसा होगा जो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला है। दोनों को क्या करने वाला है, सेटिस्फाइड करने वाला है। तो ये इसका हो गया है स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो मैंने ऑक्टाहेड्रल शेप ही बनाया हुआ है इसमें भी। ओके, अब बात आती है थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6, हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 4। तो पहले तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है अमोनिया,
ये है अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया है हमारे पास और यहाँ पे भी अमोनिया है। तो 4 सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 4 अमोनिया से तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अभी भी हमारे पास दो सेटिस्फाइड करनी बाकी है। वो किससे होने वाली है? तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से। तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने Cl, और ये है आपका Cl, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है 3, तो उसको मैंने यहाँ से डॉटेड से दिखाने वाला हूँ। एक Cl माइनस मैंने बता दिया है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि 3 होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। तो मैं यहाँ पे जो Cl माइनस दिखाया है वो डॉटेड से मैं दिखा रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास 2 ऐसे Cl हो गए कि जो प्राइमरी वैलेंसी से भी सेटिस्फाइड होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी से भी सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ प्राइमरी वैलेंसी के साथ एंड सेकेंडरी वैलेंसी के साथ क्या होते हैं? वो बॉन्डिंग किया होता है, ठीक है। तो ओके, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट किसके बारे में? हमारी नेक्स्ट हमारा जो पोस्टुलेट है उसके बारे में। फर्स्ट में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पता चला। प्राइमरी में पता चला वो सेटिस्फाइड होता है नेगेटिवली चार्ज आयन से। सेंट्रल मेटल का चार्ज जितना होता है वही हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है। और क्या इंडिकेट करता है? तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट करता है। सेकेंडरी वैलेंसी में हम नेगेटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल जितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो उसको सेटिस्फाइड करने के बाद भी अभी भी सेकेंडरी वैलेंसी अवेलेबल है तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज आयन से सेटिस्फाइड करते हैं। ये हमें किसने बताया था? वार्नर ने अपने पोस्टुलेट में हमें बता दिया था। वार्नर ने बाद में हमें सेकंड पोस्टुलेट दिया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? तो आयोनाइजेबल होती है एंड सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। इसका मतलब क्या है वो समझो कि जब COCl3 और 6NH2 को मैं पानी में डालू, वाटर में अगर डालता हूं तो आयोनाइजेशन होगा, पर कितना, किसका आयोनाइजेशन होगा? जो प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, जो एटम या जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आयोनाइजेबल हो जाते हैं, मतलब कि उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। तो इस केस में हमें मिलने वाले हैं 3, ठीक है। इस केस में हमें 3 Cl माइनस का आयोनाइजेशन होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हमें मिलना चाहिए? यहाँ पे भी 3 Cl माइनस आयोनाइज होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। पर प्रैक्टिकली इसके बाद जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ इसी लेक्चर में AgNO3 के साथ कुछ रिएक्शन करवाऊंगा, उसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें 3 Cl माइनस का आयोनाइजेशन नहीं होता और सिर्फ दो Cl माइनस का आयोनाइजेशन होता है। ये जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ जो कनेक्ट हुए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ प्राइमरी वैलेंसी के साथ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ जो कनेक्ट हुए होते हैं, जिसने बॉन्ड बनाया होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी से, उसी का आयोनाइजेशन होता है। उसी का क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। जो ये एक सिंगल जो Cl माइनस जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ डैश, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाइड होता है, उसका आयोनाइजेशन होने वाला नहीं है। ये कैसे पता चला? तो इसके बाद वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकाला था। उसी तरीके से COCl3 एंड 4NH3 जो है उसको अगर मैं वाटर में डालूं तो सिर्फ एक ही Cl माइनस का आयोनाइजेशन होगा, ठीक है। जो ये यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट हुआ होता है। जो ये 2 है वो आयोनाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के साथ दोनों के साथ क्या है? कनेक्ट हुए होते हैं। वो दोनों के साथ क्या हुए होते हैं? तो कनेक्ट हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया है? जो प्राइमरी वैलेंसी है जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ सेटिस्फाई होता है वो आयोनाइजेबल है, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल है, ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल है। और कोई एटम ऐसा हो जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से सेटिस्फाइड हुआ होता है तो वो आयोनाइजेबल नहीं है, तो वो आयोनाइजेबल नहीं है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट। अब बात करते हैं थर्ड में है सेकेंडरी वैलेंसी आर
secondary valency are projected in the space around the central atom in such a spatial arrangement that define geometry of a coordination entity. इसका मतलब क्या होता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमें क्या हेल्प करती है, वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करने में हमें हेल्प करती है। उसको कैसे स्पेस सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके अराउंड कैसे उसको हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे उसकी एक स्पेशल अरेंजमेंट हम दिखा सकते हैं, वो हमें सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से देखने को मिलती है। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी हमें पता चल जाती है कि अगर 6 है तो हमें पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। उसी तरीके से किसी में 5 होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 3 होती है, तो उस हिसाब से स्क्वायर प्लेनर या उसके हिसाब से टेट्राहेड्रल, वो सब ज्योमेट्री हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि एक बार सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड हो गई तो उसकी हेल्प से हम ज्योमेट्री ऑफ ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम पता लगा सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैंने बताया था क्या है इसके आगे के लेक्चर में, अभी के इस लेक्चर में भी मैं बताने वाला हूँ। पहले आप इतना समझ लो कि सेकेंडरी वैलेंसी हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी की हमें क्या देती है, ज्योमेट्री देती है। ओके, चलो इसके बाद है हमारे पास कि इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन, मतलब कि जो ये यहाँ पे मैंने जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जब वार्नर ने बात की थी तब की बात है। तब हम COCl3 6NH3 को कुछ इस तरीके लिखते थे, लेकिन अगर मैं अब की बात करूं कि आज के दिन बात करूं तो उसको हम कहते हैं मॉडर्न फॉर्मेशन, कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉडर्न फॉर्मेशन क्या होगा, तो CONH3 6 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा +3 और यहाँ पे 3Cl माइनस, यहाँ पे 3Cl माइनस। ये क्या है, हमारा मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन किसका, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका रिप्रेजेंट करना है तो इसका होता है CONH3 5Cl +2.2Cl माइनस, ठीक है। उसके बाद इसका होता है CONH3 4Cl2 +Cl माइनस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या पता चला कि ये वार्नर ने जब डिस्कशन किया था तब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। मॉडर्न फॉर्मेशन में कैसे होता है, तो मॉडर्न फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ पे इस ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट में है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी लिखी जाती है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा था सेकेंडरी वैलेंसी होती है 6, और ये जो 6 वैलेंसी थी वो सेटिस्फाइड होती थी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ। तो पूरे के पूरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब 6 के 6 अमोनिया को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर दिखाया था, और उसके बाहर जो ये प्राइमरी वैलेंसी वाला Cl माइनस मैंने कनेक्ट किया था वो मैंने दिखाया था। उसके बाद मैंने क्या दिखाया था कि यहाँ पे ये जो है 3Cl माइनस जो है वो कनेक्ट हुआ मैंने दिखाया है। सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही आपको ये पता लगता है कि ब्रैकेट के अंदर हमें सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना है और ब्रैकेट के बाहर हमें प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको ये समझ आता है, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो उससे आपको गलत पता लग रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, आप इतना समझ लो। और आपको सेकेंडरी वैलेंसी को अगर सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी को आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो, ये सही है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को ब्रैकेट के बाहर दिखाना है, ये आप थोड़ा गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यहाँ पे मैंने बताया था सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो हमारी 6 है, जिसमें 5 अमोनिया थे और एक Cl ऐसा था जो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाई कर रहा था, उसको भी मैंने ब्रैकेट में दिखाया है।
उसको भी मैंने कहाँ पे दिखाया हुआ है, ब्रैकेट में दिखाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इतना समझ आ जाना चाहिए कि ब्रैकेट में जो हमें दिखाना है वो कौन सी एंटिटी दिखानी है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, सेकेंडरी वैलेंसी के साथ जो भी एटम या जो भी आयन सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट हुआ होता है, जिसके साथ बॉन्ड बनाया होता है, उसको हम ब्रैकेट में दिखाने वाले हैं। ठीक है, उसको हम ब्रैकेट में दिखाने वाले हैं। बाद में भले ही इस सीएल में प्राइमरी वैलेंसी के साथ भी उसको सेटिस्फाइड किया है, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी के साथ भी क्यों, भले ही प्राइमरी वैलेंसी के साथ वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट हुआ होता है, फिर भी हमें उसको ब्रैकेट में ही दिखाना है, उसको हमें सिर्फ ब्रैकेट में ही दिखाना होता है। और जो ब्रैकेट में हम ये रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है उसकी जो ज्योमेट्री है वो किस पे डिपेंड करती है, सेकेंडरी वैलेंसी पे। तो वही हमने यहाँ पे दिखाया था कि 6 होता है, और इन 6 सेकेंडरी वैलेंसी को यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या किया था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैंने दिखाया था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लास्ट थोड़ा पोर्शन जो मॉडर्न फॉर्मेशन था वो मैंने यहाँ पे आपको समझा तो दिया है, पर यहाँ पे लिखा क्या है वो भी एक बार समझ लो कि सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, ये जो न्यू मॉडर्न फॉर्मेशन आया था, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, जिसमें स्पीसीज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है उसको मैं स्क्वायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये हमारी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयंस। उससे हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये आयंस मैंने बाहर दिखाए हुए हैं वो क्या है, हमारे काउंटर आयंस। वो हमारे क्या है, तो काउंटर आयंस है। वो हमारे क्या है, तो काउंटर आयंस है। ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, काउंटर आयंस। काउंटर आयंस को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी आप अगर समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, मान सकते हो कि इस स्पीसीज को मैं पानी में डालूंगा, इस स्पीसीज को मैं पानी में डालूंगा तो हमें यह पता चलेगा कि सिर्फ 2Cl माइनस का आयोनाइजेशन हुआ है, क्योंकि ये 2Cl माइनस जो होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा पता लगा सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंस सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं उसको हम काउंटर आयंस कह सकते हैं। हमें ये पता चल सकता है, ये हमें यहाँ से पता चल सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे वर्नर की थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से पता चला होगा। ठीक है, वापस एक बार देख लो प्राइमरी वैलेंसी। एक और चीज अंडरस्टैंड करनी है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले ये वर्नर की जो 3 पोस्टुलेट है उसको वापस से एक बार देख लेते हैं। वर्नर ने पोस्टुलेट दिया और बोला कि मेटल के पास 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिवली आयन के साथ स्टेबल सेटिस्फाइड होती है। प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं होता, क्या है, तो मेटल एटम पे जो चार्ज होता है या मेटल आयन जो होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज आयन एंड न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल दोनों से सेटिस्फाइड होती है, वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है सेकेंडरी वैलेंसी। और मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन वैलेंसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। उसके बाद कल के लेक्चर में बताने वाला हूँ कि जो लोन पे डोनेट करते हैं, लिगेंड जो लोन पे डोनेट करते हैं उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पे भी ले सकते हैं। मतलब कि लिगेंड ने जितने लोन पे डोनेट किए उतनी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, हम ऐसा बता सकते हैं। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है उसकी हमें ज्योमेट्री के बारे में बताती है। और वर्नर के टाइम जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसको चेंज करके आज नया मॉडर्न फॉर्मुलेशन आ गया, मतलब कि एक नया तरीका आ गया कि जिससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने से ही हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो उसको हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोला है। और जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसको हम ब्रैकेट में क्या कहते हैं, उसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ऐसा मान लो सेकेंडरी वैलेंसी को हम
सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब आपको ये नहीं निकालना कि ब्रैकेट के बाहर जो है वो हमारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी के लिए आपको सिर्फ चार्ज ढूंढना है। आपको उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी प्राइमरी वैलेंसी आपको मिल जाएगी, सिर्फ आपको चार्ज निकालना है। और अगर आपको सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी लगा ढूंढनी है तो ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड होते हैं, ठीक है, उतने जितने नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं उतनी आपकी क्या उतना आपका उतनी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी को मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है मैंने स्ट्रक्चर में, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मैंने ये किया हुआ है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि Cl- जो फॉर्म जिसने बॉन्ड फॉर्म किया होता है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी से, वो आयोनाइज नहीं हो सकता। वो हम इस एक्सपेरिमेंट की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, जो तीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, उसका मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक्वियस AgNO3 के साथ। उसका मैं रिएक्शन करवाने वाला हूँ AgNO3 के साथ। देखते हैं क्या होगा। कि मान लो कि मैंने 1 मोल COCl3 डॉट 6NH3 की जो येलो कलर का होता है, उसकी रिएक्शन मैंने एक्वियस AgNO3 के साथ मैंने करवा दी। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, यहाँ पे मुझे पता ये चल जाता है कि यहाँ पे मुझे 3 मोल AlCl3 मिले हैं। यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली क्या पता चला कि ये मुझे 3 मोल AlCl3 मिले। उसी तरीके से 1 मोल COCl3 डॉट 5NH2 कि जो पर्पल कलर का होता है, उसका मैंने एक्वियस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया। के साथ रिएक्शन किया तो मुझे 2 मोल ऑफ AlCl मिले हैं, 2 मोल ऑफ AlCl। और उसी तरीके से 1 मोल COCl3 डॉट 4NH3 जो ग्रीन कलर का होता है, उसका मैंने एक्वियस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे यहाँ पे मिला है 1 मोल ऑफ AlCl3 और 1 मोल COCl3 डॉट 4NH3 की जो वायोलेट कलर था। यहाँ पे सिर्फ क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया, ये ग्रीन कलर का था, ये वायोलेट कलर का है। उसका मैंने एक्वियस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा दी यहाँ पे, तो भी मुझे 1 मोल AgCl ही मिला है, 1 मोल AgCl ही मिला हुआ है। तो पहले तो समझो यहाँ पे ये मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल है, और हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारी नॉन आयोनाइजेबल होती है। हमें पता होता है कि जो हमारा COCl3 6NH3 है, उसमें 3Cl, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाइड हुए होते हैं। 3Cl जो होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ क्या हुए होते हैं, सेटिस्फाइड हुए होते हैं। इसी वजह से अगर इसका मैं किसी एक्वियस इसी वजह से इसकी मैंने एक्वियस AgNO3 के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी, तो जो आयोनाइज्ड हुआ है, मतलब कि इसको मैंने मॉडर्न में कुछ इस तरीके से लिखा था, मॉडर्न फॉर्मुलेशन था ना, उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, CO ब्रैकेट में इसका था 6NH3 और कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ था प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ पे पता क्या चला कि क्योंकि ये जो 3 Cl थे, ये 3 Cl जो थे वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट थे, ये तीनों के तीनों सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट थे। इसी वजह से ये एक्वियस AgNO3 डालते ही क्या हो गए, आयोनाइज्ड हो गए ये 3 Cl। और हमें 3 मोल, क्योंकि ये 3 मोल Cl माइनस का आयोनाइजेशन हुआ, इसकी वजह से हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl हमें मिले, 3 मोल्स ऑफ AgCl हमें यहाँ पे
मिले हैं। ठीक है, उसी तरीके से COCl3 5NH3 की मैं बात करूं तो अगर आपने स्ट्रक्चर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इसमें 2Cl माइनस जो है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ सेटिस्फाइड होते हैं और एक Cl माइनस जो होता है वो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाइड होता है, दोनों से सेटिस्फाइड होता है। तो जो मैंने वहां पे बता दिया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के साथ सेटिस्फाइड होता है वो आयोनाइजेबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो वो प्रैक्टिकली देखा गया कि जब इसका, ठीक है, जब इसका एक्वियस AgNO3 के साथ आपने रिएक्शन किया तो आपको 2 मोल्स ऑफ NaCl मिले आपको 2 मोल्स ऑफ AgCl, सॉरी 2 मोल्स ऑफ AgCl आपको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से कह सकते हो क्योंकि हमारे पास जो ये फॉर्मूला था उसका मॉडर्न फॉर्मूला हमने कुछ इस तरीके से लिखा था Cl2Cl NH3 5 प्लस 2 और यहाँ पे 2Cl माइनस। तो जो ये 2Cl माइनस जो थे, ये जो 2Cl माइनस थे वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट थे, इसी वजह से वो आयोनाइज्ड हो गए और हमें AgNO3 के साथ 2 मोल ऑफ AgNO3 के PPTS हमें यहाँ पे देखने को मिले। PPTS हमें किसके देखने को मिले, 2AgCl के। ठीक है, हमें यहाँ पे पता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इस केस में भी 3 होती है और यहाँ पे इस केस में भी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है, 3 ही होती है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी इस केस में 6 होती है और इस केस में भी सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही होती है, ये भी हमें पता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, COCl3 4NH3 था, तो इसका मॉडर्न फॉर्मुलेशन क्या था हमारे पास, COCl2 NH3 4 प्लस 1Cl माइनस। तो यहां से आपको क्या पता चल सकता है कि सिर्फ ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो ये काउंटर आयन आप देख रहे हो, ये क्या है, काउंटर आयन। ये काउंटर आयन आपको क्या बता सकते हैं, कितने कितने आयंस आयोनाइजेबल है। यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 Cl माइनस जो है वो आयोनाइजेबल है, काउंटर आयंस। ठीक है, उसके बाद 2Cl माइनस और यहाँ पे 1Cl माइनस। तो यहाँ पे हमें अगर इसका एक्वियस AgNO3 के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा, 1 मोल ऑफ AgCl यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जब आप 1 मोल ऑफ लेते हो, 1 मोल ऑफ COCl3.6 NH3 लेते हो तो आपको 3 मोल AgNO3 मिला। तो यहाँ पे अगर मुझे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बोलने के लिए कहा जाए तो 1 जैम 3 कंडक्टिविटी है। इस केस में 1 मोल यूज किया और 3 मोल मुझे मिले। यहाँ पे 1 मोल के सामने 2 मोल ऑफ AgCl मिले तो इसकी कंडक्टिविटी है 1 जैम 2 की, और यहाँ पे 1 मोल के सामने 1 मोल AgCl मिला है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी है 1 जैम 1 की, 1 जैम 1 की। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपको पता चल गया कि QCl माइनस की जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के साथ सेटिस्फाइड होता है वो आयोनाइज नहीं होता, क्योंकि आयोनाइजेशन उसी का होगा, प्रैक्टिकली देखा गया कि आयोनाइजेशन उसी का होगा कि जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। इस केस में प्राइमरी वैलेंसी के साथ 3 Cl माइनस कनेक्ट हुए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इस केस में 2 सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट हुए होते हैं और इस केस में सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ प्राइमरी वैलेंसी से कनेक्ट हुआ होता है। और आप ये बोल सकते हो कि ये जो पूरी क्वांटिटी है जिसको मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा हुआ है वो हमें सेकेंडरी वैलेंसी को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा बहुत हेल्प करती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे फ़ोन करके बताओ, मेरे साथ फ़ोन पे बात करो या किसी भी कमेंट करके बताओ, किसी भी तरीके से मुझे बताओ अगर कुछ क्वेरी होती है तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।